हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में स्टडी की। आज के वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। किसी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सोल्व करने के लिए हम 2 मेथड्स का यूज करते हैं, जिनमें से फर्स्ट है डिसीजन टेबल, देन सेकंड है डिसीजन ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीजन ट्री के बारे में। जैसा कि इसके नाम से स्पेसिफाई होता है कि जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्री की तरह होगी, जिसमें एक रूट नोड होता है और एक ब्रदर्स, चाइल्ड्स नोड या लीफ नोड्स होते हैं। इसे हम कॉम्बिनेशन कह सकते हैं पेरेंट्स नोड और चाइल्ड नोड्स का। कि डिसीजन ट्री किसी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। इसकी हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। डिसीजन ट्री में ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें क्या एक्शन लेना है। देन इसमें हम जो हमारा रूट नोड होता है उसमें हम किसी भी कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट लीफ नोड होंगे उनमें हम किसी भी एक्शन को स्पेसिफाई करते हैं कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, डिसीजन ट्री को हम फॉलोइंग डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। इस डायग्राम के टॉप में आउटलुक है वो हमारा रूट नोड है, देन फर्दर इसके चाइल्ड्स नोड है, जिसमें ह्यूमिडिटी और वाइंडी है वो हमारी डिसीजन नोड है। देन जो हमारी एरोस होती है वो फ्लीटिंग का वर्क करती है और लास्ट में जो हमारे नोड्स होते हैं उन्हें हम लीफ नोड्स कहते हैं। लीफ नोड्स का मीनिंग होता है जिनके ब्रदर्स चाइल्ड्स नहीं होते हैं। देन जो हमारा ट्री होता है उसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो कितनी होती है वो डिपेंड करती है ट्री पे कि ट्री के जो लेवल्स हैं वो कितने हैं। जैसा कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है कि फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल, देन थर्ड लेवल। तो ये इस ट्री की मैक्सिमम डेप्थ है। डायग्राम में सबसे पहले हमें रूट नोड में दिया गया है आउटलुक कि जो आउटलुक है वो कैसा है, सनी है या फिर रेन है। देन अगर हमारा जो आउटलुक है वो सनी है तो उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, अगर रेन है तो उसमें वाइंडी कितनी है। देन एक नोड और है जिसमें कि ओवरकास्ट दिया गया है। डिसीजन नोड को फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यस और नो। जैसा कि इस डायग्राम में भी दिया गया है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन देते हैं, देन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई एक्शन लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट है कि ह्यूमिडिटी कितनी है, तो अगर जो ह्यूमिडिटी है वो लेस देन इक्वल है 75 के तो हम यस करेंगे। अदरवाइज अगर जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो ग्रेटर देन है 75 से तो इट मीन्स हम सेकंड एक्शन लेंगे। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो डिसीजन ट्री है वो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक का, जिसमें कि हम रूट नोड और चाइल्ड नोड को कंबाइन करके एक ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारी कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन टेबल। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग लॉजिक को सॉल्व करने के लिए हम डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल का यूज करते हैं। डिसीजन टेबल किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग लॉजिक को टेबुलर और मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। किसी भी टेबल में हम रोज और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल की जो अपर रो होती है वो किसी भी वेरिएबल्स और कंडीशन को स्पेसिफाई करती है। लोअर रो एक्शन को स्पेसिफाई करती है जो कि किसी कोरिस्पोंडिंग कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर लिया जाता है। इट मींस कि जब भी कोई भी कंडीशन है सेटिस्फाई होती है तो उसके कोरिस्पोंडिंग कौन सा एक्शन लिया जाएगा उसे हम लोअर रो में रिप्रेजेंट करते हैं। ए कॉलम इज ए टेबल इज कॉल्ड ए रूल। जो कॉलम्स होते हैं टेबल में उसे हम रूल कहते हैं। ए रूल इम्प्लाइज दैट इफ ए कंडीशन इज, जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है उसी टाइम रूल्स को इम्प्लाइज किया जाता है। देन द कोरिस्पोंडिंग एक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। और जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो डिसीजन टेबल है वो रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम रूल्स कहते हैं और जो रोज होती है उनमें हम किसी एक्शन को या उस कंडीशन के कोरिस्पोंडिंग जो एक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिसीजन टेबल को हम फॉलोइंग एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसा कि इस टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है, जो हमारे कॉलम्स है उन्हें हम रूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, रूल 2, रूल 8 एंड रूल 9। और जो हमारी रोज है उनमें हम कंडीशन और एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि जो हमारा डिसीजन टेबल है वो किस टाइप से वर्क करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमें जीमेल पे या ईमेल पर कहीं भी लॉगिन करना होता है तो हमें यूजर आईडी की या पासवर्ड की नीड होती है। तो यदि यूजर आईडी या पासवर्ड दोनों में से कोई भी एक रॉन्ग होता है तो हम आईडी पर लॉगिन नहीं कर सकते। उसी के अकॉर्डिंग इस टेबल में भी रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि हमें कंडीशन दी गई है कि हमें यूजर
यूजर आईडी और पासवर्ड को लिखना होगा। देन जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है वो करेक्ट भी होना चाहिए या वैलिड होना चाहिए। यदि हमारी यूजर आईडी वैलिड होती है बट जो हमारा पासवर्ड है वो ब्लैंक है, देन इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी साइट है उस पर हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि यदि यूजर आईडी इनवैलिड है, देन हमारा पासवर्ड भी इनवैलिड है, तो उस कंडीशन में भी हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे और एरर शो होगी। देन नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि यूजर आईडी भी वैलिड है और हमारा पासवर्ड भी वैलिड है, तो इस कंडीशन में लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और अनदर कंडीशन में जो हमारी एरर शो का जो मैसेज है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी एग्जांपल की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा डिसीजन टेबल्स होता है वो कंडीशंस और एक्शंस पे डिपेंड करता है कि जो हमारी कंडीशंस होती है उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड कपलिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए अब जानते हैं कोहेजन और कपलिंग के बीच में जो मेन डिफरेंस है के बारे में। फर्स्ट डिफरेंस है कोहेजन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा मॉड्यूल। इसका मतलब ये है कि जो कोहेजन है वो किसी भी मॉड्यूल की जो इंटरडिपेंडेबिलिटी होती है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉड्यूल के अंदर जो हमारे फंक्शंस है वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कितने क्लोज है एक दूसरे के और कितने डिपेंडेंट है। बट जो हमारी कपलिंग है वो टू मॉड्यूल्स के बीच में होती है और कपलिंग है वो इंटर मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स कि कपलिंग में हम डिफाइन करते हैं कि जो टू मॉड्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट डिफरेंस है कोहेजन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स। जो कोहेजन है वो मॉड्यूल्स में रिलेशन को डिफाइन करता है, यानी कि एक मॉड्यूल में जो फंक्शंस है वो किस टाइप से एक दूसरे से रिलेटेड है। बट जो कपलिंग है वो दो मॉड्यूल्स के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। देन नेक्स्ट डिफरेंस है इंक्रीजिंग इज कोहेजन इज गुड फॉर सॉफ्टवेयर। यदि हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कोहेजन को इंक्रीज करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक इंप्रूव होती है। बट कपलिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। यदि हम कपलिंग को इंक्रीज करते हैं तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होती है वो डिक्रीज होगी। इसीलिए किसी भी सॉफ्टवेयर को जब डेवलप किया जाता है तो कपलिंग को हमेशा लो रखा जाता है या अवॉइड किया जाता है। द नेक्स्ट डिफरेंस है कोहेजन रिप्रेजेंट द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ मॉड्यूल्स। कि जो कोहेजन है मॉड्यूल्स की फंक्शनल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, जबकि कपलिंग है वो टू मॉड्यूल्स की जो डिपेंडेंसी होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट डिफरेंस है हाईली कोहेसिव गिव्स द बेस्ट सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि यदि सॉफ्टवेयर में कोहेजन है वो हाई होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर भी बेस्ट होगा। बट कपलिंग के केस में यदि हमारी कपलिंग होती है वो लो होगी तभी हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ट माना जाएगा। जिसे कि हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो हमारी कपलिंग है वो लूजली होनी चाहिए, कि जो हमारे दो मॉड्यूल्स है वो आपस में ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। देन लास्ट डिफरेंस है इन कोहेजन मॉड्यूल्स फोकस ऑन द सिंगल थिंग। कोहेजन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक सिंगल थिंग पे फोकस करते हैं। बट कपलिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। कपलिंग में जो भी मॉड्यूल्स होते हैं वो अनदर मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो कपलिंग होती है वो हमेशा टू मॉड्यूल्स के बीच में। तो ये थे बेसिक डिफरेंस कोहेजन और कपलिंग के बीच में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो हम उसमें कौन कौन से फीचर्स को ऐड करें या कौन कौन से फैक्टर्स को ऐड करें जिससे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो गुड डिजाइन हो सके। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को गुड डिजाइन करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को हम वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारी यही नेसेसिटी होती है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूजर्स की और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे और जो हमारा कस्टमर है वो हमारे सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाई हो सके। एक गुड सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए जो भी फैक्टर्स होते हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी 3 कैटेगरी है वो फॉलोइंग्स है। फर्स्ट है ऑपरेशनल, देन सेकंड है ट्रांजिशनल और थर्ड है मेंटेनेंस। तो आइए फ्रेंड्स इनको वन बाय वन समझते हैं कि इनमें बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं ऑपरेशनल कैटेगरी के बारे में कि ऑपरेशनल कैटेगरी में क्या होता है। जो हमारी ऑपरेशनल कैटेगरी है उसमें हम सॉफ्टवेयर के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। इसमें हम फॉलोइंग्स को मेजर करते हैं, जिनमें बजट, यूजेबिलिटी, इफिशियंसी, करेक्टनेस, फंक्शनैलिटी, डिपेंडेबिलिटी, सिक्योरिटी और सेफ्टी। किसी भी ऑपरेशनल कैटेगरी में हम इन सभी फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी बजट लिमिट में होनी चाहिए, उसकी जो यूजेबिलिटी है वो कैसी होगी, उसे कहाँ यूज किया जा सकता है। इफिशियंसी यानी कि यदि हम जितना एफर्ट देते हैं तो क्या हमें उस एफर्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिट भी मिलेगा या नहीं। करेक्टनेस की जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो करेक्ट होना चाहिए। फंक्शनैलिटी कि उसमें जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं वो सही होने चाहिए। डिपेंडेबिलिटी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अनदर फैक्टर्स पे कितना डिपेंडेंट होता है या नहीं। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर होना चाहिए और सेफ भी होना चाहिए। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी जो कि ऑपरेशनल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल कैटेगरी में हम यह डिफाइन करते हैं कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म से अनदर प्लेटफॉर्म पर रिप्लेस किया जाता है या मूव किया जाता है तो जो उसकी क्वालिटीज होती है उनको डिफाइन करने के लिए हम ट्रांजिशनल कैटेगरी का यूज करते हैं, जिनमें फॉलोइंग्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि पोर्टेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को किसी एक प्लेटफॉर्म से अनदर प्लेटफॉर्म पर मूव करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस ना हो और जैसा वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा था वैसा ही सेकंड प्लेटफॉर्म पर भी वर्क करे। तो इसके लिए हम ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस कैटेगरी। मेंटेनेंस कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देते हैं देन उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है क्या वो अपने आप को मेंटेन कर पाएगा या नहीं। यदि उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होता है तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद को मेंटेन रख सके। तो इसमें हम फॉलोइंग फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, जिनमें मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और लास्ट है स्केलेबिलिटी। तो ये थे मेन प्रॉपर्टीज और फैक्टर्स जिन्हें हम एक गुड सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छी क्वालिटी का हो तो हमें इन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करना होता है और इन सभी फैक्टर्स को ऐड करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी सिस्टम में स्ट्रक्चर एनालिसिस मॉडल का मेजर कंपोनेंट्स होता है। डेटा डिक्शनरी किसी भी सिस्टम में मेन रोल को एग्जीक्यूट करती है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो डेटा डिक्शनरी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी सिस्टम के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेटा डिक्शनरी से मीनिंग ये है कि जो हमारी डेटा डिक्शनरी है वो डेटाबेस में स्टोर डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो जो हमारी डेटा डिक्शनरी है वो मेटा डेटा को कंटेन करती है। मेटा डेटा का मीनिंग होता है कि डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन, कि जो हमारा डेटा है वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे स्टोर है, डेटा कैसे शेयर किया जा रहा है, कहाँ पर डेटा को स्टोर किया जा रहा है, एक डेटा का अनदर डेटा से किस टाइप का रिलेशन है, डेटा की ओनरशिप और जो भी हमारा डेटा है वो अनदर ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन रखता है। तो इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम डेटा डिक्शनरी में स्टोर करते हैं। डेटा डिक्शनरी मोर हेल्पफुल होती है किसी भी सिस्टम में स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ डेटा डिक्शनरी, कि किसी भी डेटा डिक्शनरी में किन किन कंपोनेंट्स को कंटेन किया जाता है, जिनमें मेन कंपोनेंट्स है वो फॉलोइंग टाइप से है। फर्स्ट है नेम ऑफ द आइटम, कि जिस आइटम को स्टोर किया जा रहा है किसी भी डेटाबेस में तो उसका नेम क्या है, उसे हम डेटा डिक्शनरी में डिफाइन करते हैं। ये नेम है वो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस का मीनिंग होता है कि जो आइटम हमने स्टोर की है उसका कोई अनदर नेम जिसे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसे भी हम डेटा डिक्शनरी में स्टोर करते हैं। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन कि जो एक्चुअल टेक्स्ट है किसी भी डिस्क्रिप्शन का तो उसके बारे में भी हम डेटा डिक्शनरी में तो उसको भी हम डेटा डिक्शनरी में कंटेन करते हैं। रिलेटेड डेटा आइटम। रिलेटेड डेटा आइटम से मीनिंग ये है कि यदि हमारी जो एक डेटा आइटम है वो किसी अनदर डेटा आइटम से रिलेशन रखती है तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी डेटा डिक्शनरी में कंटेन किया जाता है। और लास्ट है रेंज ऑफ वैल्यूज, कि एक वैल्यूज की रेंज होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। नॉर्मल वर्ड्स में हम कहें तो पॉसिबल आंसर, कि किसी भी वैल्यूज के कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं तो इसे भी हम डेटा डिक्शनरी में कंटेन करते हैं। तो ये थे बेसिक कंपोनेंट जिन्हें हम डेटा डिक्शनरी में कंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस एक डेवलपमेंट मेथड है जो कि सिस्टम की एक्टिविटीज को
लॉजिकल वे में एनालाइज करने और उसे समझने के लिए हेल्पफुल होता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम सिस्टम को एक लॉजिकल वे में इजीली समझ सकते हैं। यह एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ये किसी भी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए ग्राफिकल टूल्स का यूज करता है और इन्हीं टूल्स की हेल्प से एक न्यू सिस्टम को स्पेसिफाई करता है जिसे यूजर के द्वारा इजीली समझा जा सकता है। नॉर्मल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो एक ऐसा डेवलपमेंट मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम को एक न्यू लुक दे सकते हैं या सिस्टम को एक न्यू तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं जिससे कि यूजर है वो उसे इजीली समझ सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम ग्राफिकल टूल्स का यूज करते हैं और ग्राफिकल चीजों को समझना इजी होता है। इसीलिए स्ट्रक्चर एनालिसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हेल्पफुल होता है किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए या उसे एनालाइज करने के लिए। स्ट्रक्चर एनालिसिस के एट्रीब्यूट फॉलोइंग टाइप से हैं, जिनमें फर्स्ट है कि जो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो किसी भी एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन को ग्राफिक फॉर्म में डिफाइन करता है या ग्राफिक फॉर्म में स्पेसिफाई करता है। इट डिवाइड्स द प्रोसेस सो दैट इट गिव्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ सिस्टम फ्लो। स्ट्रक्चर एनालिसिस प्रोसेसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है जिससे कि सिस्टम फ्लो की एक क्लियर पिक्चर को देखा जा सकता है या उसे समझा जा सकता है। इट इज लॉजिकल रेदर देन फिजिकल। जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो फिजिकल के कंपेयर में लॉजिकल अधिक है, क्योंकि यह सिस्टम को एक लॉजिकल वे में रिप्रेजेंट करता है। द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम डू नॉट डिपेंड ऑन वेंडर और हार्डवेयर। कि जो भी सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं वो वेंडर और हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसीलिए ये लॉजिकल वे है। इट इज एन अप्रोच दैट वर्क्स फ्रॉम हाई लेवल ओवरव्यूज टू लोअर लेवल डिटेल्स। कि ये एक ऐसा अप्रोच है जो कि हाई लेवल ओवरव्यू को कन्वर्ट करता है लो लेवल डिटेल्स में। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये हाई लेवल की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे लो लेवल डिटेल के अंदर उसको डिफाइन करता है जिससे कि यूजर है उसे इजीली समझ पाता है। तो ये थे बेसिक एट्रीब्यूट किसी भी स्ट्रक्चर एनालिसिस। आज की वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनके बारे में स्टडी की, जैसे कि डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, कोहेजन एंड कपलिंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस और डेटा डिक्शनरी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।